और शेर के बच्चे तो हमेशा रहेंगे। मैंने सभापति महोदय, मैंने राज्यपाल के भाषण पे ये जो बुक है ये मैंने देखी थी और पढ़ी थी, और इसके अंदर जो हमारे धरती पुत्र हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। क्या ये वास्तव में धरातल पे हैं या राज्यपाल महोदय जी को असत्य बात कहलवाई गई? हमें तो अब तक ये लगता है कि असत्य बातें कहलवाई गई हैं। तो अगर वो सब असत्य बात है इसलिए हैं क्योंकि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति महामहिम जी भी रोए थे, धनखड़ साहब, वो किसान की वजह से रोए थे, वो परेशान भी थे, उनका इस्तीफा भी ले लिया गया था। इसीलिए इस बजट के अंदर जो आने वाला है उसमें किसान भाइयों का जरूर ध्यान रखा जाए, क्योंकि मैंने इसमें बिंदु संख्या 40 से 63 तक जब देखा था तो 1427 करोड़ रुपए किसानों के लिए बात की गई थी। अल्पकालीन ब्याज भी 44,355 करोड़ का था। फसल ऋण 2,834 करोड़ था। कृषि यंत्रीकरण के लिए 58 करोड़ रुपए का था और पाइपलाइन हेतु 152 करोड़ रुपए का अनुदान था। जब इतनी सारी चीजें हैं तो किसान भाई क्यों रो रहा है और क्यों परेशान है? पहली बात तो ये। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं युवा बेरोजगारों की। आपने बताया है कि 1 लाख भर्ती की जाएंगे। हम तो ये कहते हैं आप 1 लाख भर्ती करिए और ज्यादा करिए, लेकिन जो हमारे 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र जो बेचारे बेरोजगार हो गए, वो सदन धरने पे भी बैठे थे, आप उनके लिए भी कुछ करिए। क्योंकि आप सिर्फ अगर राजीव गांधी जी के नाम से अगर आपको परेशानी है तो आप नाम बदल दीजिए, लेकिन आप उनका भी सोचें और आप उनको भी इस भर्ती में शामिल करें, उनका कुछ ना कुछ तो करें इस चीज के लिए। साथ ही मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं है तो अपने सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि अधिनियम 1965 की धारा 19B के तहत हमारे 108, 104 जननी सुरक्षा पे जो हमारे भाई काम कर रहे हैं तो उनको आप बोनस प्लस मेरिट के हिसाब से उनको भी लिया जाए। आज वो भी परेशान है क्योंकि आप उनको 10-12 हज़ार रुपये महीने का उनको मेहनताना मिलता है। अगर आप उनको ले लेंगे तो उनको CHO में परमानेंट नौकरी लग जाएगी और वो 6-6, 7-7 साल से काम भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगले बजट में जो आ रहा है आपका 26-27 उसके अंदर उनकी भी बात कही जाए। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा, हम जनता क्लिनिक खोल रहे हैं और जनता क्लिनिक के अंदर प्लेसमेंट कंपनियां जो लेते हैं टेंडर के माध्यम आ रही हैं। ये सभी सदस्यों को विचार करना चाहिए इसके माध्यम से सभी सदस्यों को कि उसके अंदर फार्मासिस्ट, GNM, 4th ग्रेड डॉक्टर सबको लिया जाता है और अनुभव विहीन लिया जाता है। उनको कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ प्लेसमेंट कंपनियां अपनी साठगांठ करके 2-4 लाख रुपए लेकर के उनको रखते हैं जिससे उनको बोनस मिले, लेकिन उनको जब अनुभव ही नहीं है तो ये हमारे जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जाते हैं उस क्लिनिक पे उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हम विधायक सभी साथी बैठे हुए हैं या कोई भी अधिकारी जब बात करता है तो CMO साहब ये भी कह देते साहब हम क्या कर सकते हैं, टेंडर उसके नाम निकला है और वो जो दे रहा है हमको अपना कर्मचारी दे रहा है उसको हम लेना पड़ेगा। तो इसमें सोचने वाली बात है, पूरा सदन इसमें सोचे। साथ ही इसमें राजीव का भी जो राज्यपाल जी ने अभिभाषण दिया उसके अंदर राजीव के बारे में बात कही गई थी। तो मैं धौलपुर जिले के अंदर स्वयं सहायता ग्रुप हैं, वहां बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। मैं चाहूंगा सदन में सभापति महोदय आपके माध्यम से कि उसकी जांच, उस घोटाले की जांच की जाए, क्योंकि 2 प्रकरण तो मेरे सामने आए थे जिसके अंदर 30-30 लाख रुपए तक का घोटाला हुआ, लेकिन आज वो जांच ठंडे बस्ते में पड़ी है। तो मैं चाहूंगा कि उसकी जांच की जाए। साथ ही मंत्री महोदय जी, खाद्य सुरक्षा मंत्री, मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री से निवेदन करूंगा कि खाद्य सुरक्षा के अंदर 54 लाख सक्षम लोगों ने माध्यम से नाम उठाए गए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो आपने इसमें लिखा है अभिभाषण के अंदर कि 54 लाख सक्षम लोगों ने लाभ छोड़ा। क्या 54 लाख लोगों की आपने जांच की कि वास्तव में उन्होंने या कोई शपथ पत्र दिया, उन्होंने या कोई एफिडेविट दिया या जांच के माध्यम से छोड़ा, उन्होंने ये लाभ छोड़ा? माननीय सभापति महोदय, BPL, अंत्योदय, विकलांग, विधवा, एकल नारी और ऐसे गरीब परिवारों के नाम उठाए गए हैं जिनको कोई सूचना नहीं दी गई और पता नहीं आनंद फानन में से नाम उठाए गए हैं। और हम DSO
साहब से और कलेक्टर साहब से कहते कि महोदय इनके नाम जोड़िए, वास्तव में गरीब हैं लेकिन उनके नाम आज तक नहीं जोड़े गए हैं। तो ये 54 लाख जो सक्षम पात्र लोगों ने जो लाभ छोड़ा है, क्या इसकी आप जांच कराएंगे कि वास्तव में ये लोग हटाए गए हैं या अपनी स्वेच्छा से हटे हैं? उसमें बहुत सारे पात्र ऐसे लोग हैं जो वास्तव में बहुत गरीब हैं और उनकी इतनी दयनीय स्थिति है कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनके लाले पड़ रहे हैं। साथ ही नरेगा जिसका नाम बदल करके बीबी राम जी कर दिया, ये अच्छी बात है, चलो आपने 100 के बजाय 125 दिन तो बढ़ाए, हम इसका आपको समर्थन कर देंगे, लेकिन इसमें काम की गारंटी क्या है, ये मेन मुद्दा आता है। आप लोग औसत उठा के देख लिए कि कभी नरेगा के अंदर मजदूर को 55 से 60 दिन ही रोजगार मिला है 100 दिन के अंदर, तो आप 125 कहां से मिल जाएगा? साथ ही इसके अंदर कोई गारंटी नहीं है कि काम उसको कैसे मिलेगा, किस जिले में, किस ग्राम पंचायत में, किस ब्लॉक के अंदर और किसके माध्यम से काम मिलेगा। सिर्फ ये छल और जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ मजदूर व्यक्ति है उसकी कमर को तोड़ा गया है। अतः ये नरेगा के साथ जो एक्ट का खिलवाड़ किया है ये बहुत गलत किया गया है। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी 19 नवंबर को धौलपुर आए थे, वक्त प्रोग्राम रखा गया था और उसके अंदर उन्होंने मंच से जब बात करी तो उनके अंदर पूछा गया था, मन से कहा गया था कि धौलपुर को हमने कितना रुपए दिया है, और उन्होंने 3 बार पलट करके मंच पे से पीछे की तरफ देखा तो बोलवाया गया कि 2000 करोड़ रुपए धौलपुर में विकास कार्य के दिए गए हैं। माननीय सभापति महोदय जी, 2000 करोड़ तो आप छोड़ दीजिए, अगर 200 करोड़ रुपए धौलपुर के दिए गए हैं तो मुझे बता दें। आज धौलपुर जिले के साथ तो बहुत सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप किसी भी चीज में देख सकते हैं, आप दोनों बजट सत्र देख लो, धौलपुर में आपने दिया क्या? हमारे एमएलए फंड और आपने जो 5 और 10 करोड़ की सड़कें दी, इसके अलावा धौलपुर जिले के लिए कुछ दिया ही नहीं। तो 2000 करोड़ की जो झूठी मिथ्या बात कही गई मन से, बिल्कुल झूठ और सत्य बात की गई थी। साथ ही वहां से पेंशन के लिए, पालनहार के लिए घोषणा की गई वहां से कि भाई पेमेंट डल जाएगा, लेकिन आज 5-5, 6-6 महीने हो गए जिसमें पेंशन अभी तक गरीब असहाय लोगों के लिए नहीं जा रही है। मंत्री जी कहते हैं कि हमने दे दिए, दिसंबर का भी कर दिया, ईसीएस हो रहा है, लेकिन आज 5-5, 6-6 महीने हो गए, वास्तव में लोगों को पेंशन नहीं मिली। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सर दिव्यांग प्रमाण पत्र पिछले 5-6 महीने से नहीं बन पा रहे हैं। इस पर आप सोच और विचार करें, क्योंकि पहले ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर जो भी होता था उसका कंसल्टेंट डॉक्टर वो बना देता अकेला, लेकिन अब ऐसे नियम बना दिए कि 3 लोगों का मेडिकल बैठता है और वो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनता है। आज लोग चक्कर काटते हैं, 6-6 महीने से ज्यादा हो गए दिव्यांग जो प्रमाण पत्र बन रहे हैं, आज इतने सारे पेंडेंसी है। इस पर आप गौर करें, कोई टाइम बाउंड बनाए कि भाई आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, ऑटो जनरेट डेट मिल जाएगी और उस डेट को आदमी पहुंचे और उसको दिव्यांग प्रमाण पत्र मिल जाए। वो बेचारा परेशान होता है, भागता है, कैसे जाएगा कैसे जाएगा। इस पे भी आप थोड़ा गंभीर तरह से सोच और विचार करें। साथ ही कानून व्यवस्था, आंकड़े आपने कम दिखाए महोदय जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जब भी बोलता हूं आप सामने सभापति होते हैं, तो इसलिए प्लीज मुझे सबसे लास्ट में बचाऊं, मुझे खुल के टाइम देने। आज कानून व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था के अंदर आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं। कोई फरियाद लेके थाने जाता है तो 15 दिन तक उसके एप्लीकेशन को रखा जाता है और उसको टरकाया जाता है, टहलाया जाता है, हम जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, लेकिन उसकी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करी जाती है। इस तरह से आप आंकड़ों को कम करके बता रहे हैं कि विकसित राजस्थान 2047 तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये हकीकत है कि थाने में फरियादी की तुरंत एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, 3-3, 4-4, 10-10, 15-15 दिन तक उसको भगाया जाता है, जब तक कि वो किसी विधायक या किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा ना पहुंचे या एसपी साहब के यहाँ ना जाए, तब उसकी एफआईआर दर्ज होती है। इसीलिए इसमें भी आप गौर करें कि भाई 24 घंटे के अंदर अगर कोई फरियादी थाने पहुंच रहा है तो उसके फरियाद को सुनते एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही मैं निवेदन करूंगा, इसके अंतर्गत मेरे बसेड़ी विधानसभा के अंदर बिराजो सर 5 मिनट बस 5 मिनट 5 मिनट सर, निवेदन सर 5 मिनट मैं खत्म कर दूं 5 मिनट सर ने। माननीय आपका 10 सभापति महोदय, सभापति महोदय
माननीय, जल्दी हो रहा है मन सभापति महोदय। नो एक्स्ट्रा प्लीज। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे यहाँ पे मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं बसेड़ी में बसों के संचालन की बात करूंगा। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं बसों के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे परिवहन की कैसी व्यवस्था है। सबसे पिछड़ा हुआ मेरी विधानसभा है और आज धौलपुर जो डिपो है, हमारा आगार है धौलपुर, वहां से अगर आप बसों को अगर आप अतरसुमा, सैंपऊ, जारगा होते हुए और सीधे कैला देवी निकालें और दूसरा आप बाड़ी होते हुए, बयाना होते हुए, बसेड़ी होते हुए खाटू श्याम तक भेजें, तो ये दोनों धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई आस्था हैं और बहुत सारा वहाँ रेवेन्यू भी मिलेगा। और आम जनों को बस की असुविधा होने के कारण वो अब निजी वाहन से आए दिन जाते रहते हैं, जिससे उनको बहुत भार पड़ता है और दुर्घटना का बड़ा परेशानी रहती है। बात साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि मेरे बसेड़ी के अंदर जल संसाधन मंत्री महोदय जी, बसेड़ी के अंदर भगोरा हेड 303 फाइल से लेकर के सैंपऊ ब्रांच के टेल तक बिल्कुल नहरें बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं। हमने करीब 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपके यहाँ डीपीआर बनवा के भिजवाया गया था। कृपया उसको इस बजट में लाने की कोशिश करें। अगर वो आ जाएगा तो 8 करोड़ रुपए से कम वो नहरें सुधर जाएंगी, सुदृढ़ीकरण हो जाएगा, लीकेज नहीं होगा, सीपेज नहीं होगा। और किसान जो बेचारे सीपेज के वजह से उनके खेतों के अंदर दलदल हो जाता है और उनको खेती करने में दिक्कत होती है, पूरे साल भर तक उनका पानी नहीं सूखता। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि नहर व्यवस्था को देखते हुए बसेड़ी के अंदर 303 भगोरा फाइल से उससे बनोरा से लेकर के सैंपऊ ब्रांच की टेल तक की व्यवस्था की जाए। साथ ही बिजली व्यवस्था के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, 3 फेज बिजली कनेक्शन 6 घंटे की आपने कहा था, 6 घंटे गांव को किसानों को बिजली मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, आलम यह है कि 2 घंटे बड़ी मुश्किल से उनको बिजली मिलती है और उनकी फसलें बिल्कुल सूख रही हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि उनको बिजली 6 घंटे दिन में दी जाए उनके लिए। साथ ही निवेदन करूंगा, रोड के ऊपर हमारे पूर्ववर्ती सरकार के प्रोजेक्ट आज भी धरातल पे नहीं हुए, पैसा नहीं है, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। 24-25 की सड़कें नहीं बनी और 25-26 के तो अभी टेंडर लग रहे हैं, बाकी 26-27 आपके सामने बजट आ रहा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि हमारा धौलपुर के अंदर सर 2 मिनट हमारा धौलपुर के अंदर पत्थर व्यवसाय जो धौलपुर स्टोन के नाम से जाना जाता है वो विश्वविख्यात है। उसके लिए आप कोई खनन नीति लेके आए, स्पेशल पैकेज, क्योंकि वो पत्थर व्यवसाय सरकार की उदासीनता के कारण बिल्कुल अपना दम तोड़ रहा है। लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। आज उस पत्थर व्यवसाय से धौलपुर जिले के अंदर सबसे बड़ी रेवेन्यू मिलती है, चाहे वो बिजली के बिल के माध्यम से मिले या पत्थर जो लाल किला है या संसद है जो नई बन रही है, नई वहाँ पत्थर जाता है, तो लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय डॉक्टर साहब क्यूलाल मीणा जी, माननीय मंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय संजय शर्मा जी। कल मेरा जो विधानसभा से डेलीगेट्स आया था और उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक बातें करते हुए समाधान निकाले, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय, इस पे थोड़ा सा और प्रयास करें जिससे कि वहां के लोगों का जीवन व्यापन बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन सर, एक निवेदन साथ ही मैं निवेदन करूंगा, मेरे यहाँ नगर पालिका बसेड़ी के अंदर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है महोदय, 3 साल से एक ही जिले डीग से वहां के कर्मचारियों को लगा करके लूट खसूट की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने वहां विधानसभा में 4th सेशन के अंदर क्वेश्चंस लगाया था और बिल्कुल असत्य जवाब दिया गया था। जो काम धरातल पे नहीं है उनका भी नाम लिख दिया। जेम, ई-प्रोक, SWP पोर्टल पे उन्होंने अनलिमिटेड टेंडर कर रखे हैं और उन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार व्याप्त कर रखा है कि उसकी तो हद ही हो गई। साथ ही आप चुनाव भी नहीं करा रहे हैं नगर पालिकाओं के, और जो कांग्रेस के हमारे बोर्ड बने हुए थे उनको भंग करके आप उनको निष्कासित कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से। ये है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय बसेड़ी से आने वाले विधायक संजय भाई को बताना चाहूंगा, आपने कहा खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जोड़े। आपके विधानसभा में 43,325 नए नाम जोड़ दिए गए हैं। 43,325 है ये आंकड़े के सही तौर में नहीं इससे क्या। माननीय मंत्री महोदय जी, आप संजय नहीं बता। और माननीय मंत्री महोदय जी, देखो संजय भाई, मेरा कोई कमी नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ 43,000 जुड़े और हमारे पास 11 लाख और स्थान है। आप कोई भी वंचित आदमी जो पात्रता रखता है उसका जोड़िए। आप बताइए बात। श्री छोटू सिंह जी।
माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल के भाषण पर क्या रैया बोलने का अवसर रैया? दिया। मेरी भाई एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन एक लीजिए। मिनट, एक मिनट, माननीय खाद्य मंत्री जी, एक सेकंड। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरे, कोई बात नहीं। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले बजट में मैंने जो डिमांड रखी थी, मांग रखी थी, आपने उसमें संज्ञान लेके डीलरों का कमीशन तो बढ़ाया। मैं इसके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा। डीलर एसोसिएशन ने मुझसे एक डेलीगेट्स आया था और ज्ञापन दिया था, कृपया उनको 15,000 रुपए मानदेय दें, क्योंकि 2400 डीलर है पूरे